Shall we start? So there's a very famous quote by Susan B. Anthony that is the true republic, man theirs right and nothing more, women their rights and nothing less. We all know that women's rights are the rights and entitlements claimed by women and girls worldwide. They form the basis for the women's rights movement in 19th century and the feminist movement during 20th and 21st centuries. In some countries, these rights are supported by law, whereas in others, they are ignored and suppressed. Good evening, everyone. I'm Srishti, a member of Legal Vidya. We proudly invite you all for our webinar on women's rights. Our website Legal Vidya intends to provide legal awareness by providing general content on laws, legal system, legal news, and updates. The idea behind Legal Vidya was to provide in-depth and brief analysis of law fields to students and any legal enthusiast. Today, the eminent speaker of the day, Dr. Malika Praveen, is working as an assistant professor in government law, PG College, Bikaner. She has done BA LLB, LLM, and PhD from Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. She has published more than 10 articles in various national as well as international journals and has also presented papers and participated in various international and national seminars, webinars, conferences, and workshops. I'd like to thank ma'am for taking out her precious time and knowledge which she will bestow. Before starting the session, I'd like to tell the participants if anybody has any query, kindly please text in the chat box that shall be read later by the ma'am. And the feedback link for the certificates will be shared at the end of this session. And only participants who have filled the form will get the participant certificate, so do it accordingly. Can you please switch off your mic? 50%. I guess, thank you. So now I'd like to request ma'am to enlighten us with your deep knowledge. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Myself, Dr. Malika Parveen, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मेरे को लीगल विद्या या लीगल जो विद्या ये जो चैनल या आपने जो बना रखा है उसमें इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टॉपिक आज बताया गया है कि मुझे महिलाओं के अधिकारों के बारे में यानी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड लॉज क्या हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। महिला क्या है, नारी क्या है, नारी को वुमेन एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सबसे पहले मैं चंद लाइनों के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ। जब है नारी में ही शक्ति सारी, तो फिर कहें क्यों नारी को हम बेचारी। महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जग सारा। यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। इस पंक्ति के साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि नारी समाज की वह अभिन्न अंग है, या नारी जीवन रूपी रथ का एक पहिया है जिसके बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता। तो मानव समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि रहा है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में नारी अहम भूमिकाएं अपनी निभाती है। एक शक्ति स्वरूपा के रूप में, विद्या की देवी सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, हम उसके विभिन्न रूपों में हम उसकी पूजा करते हैं। परंतु फिर भी कुछ वर्षों से हम नारी की, महिला के अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ उतने पहले कभी अतीत में नहीं हुआ। आज महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं समाज में, जैसे दहेज है, दहेज हत्या है, रेप है, लिंग भेद है, कई प्रकार के अपराध महिलाओं के प्रति किए जा रहे हैं। इन
अपराधों का निवारण करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई लॉ बनाए गए हैं ताकि वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। हम देखते हैं कि आज के युग में महिला सशक्तिकरण की परम आवश्यकता बन गई है। महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और शक्तियां प्रदान करना है। इससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाएगी, तब हम उनको महिलाओं और पुरुषों को समान रैंक में लाके खड़ा कर सकते हैं। वर्तमान में महिलाएं, भारतीय महिलाएं समाज और राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिताएं निभा रही है। चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो, महिलाएं उसमें पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं को कौन कौन से लॉ है जो अधिकार प्रदान करते हैं। तो भारतीय यानी नेशनल लेवल के नेशनल प्रोस्पेक्टर में हम देखते हैं कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोविजंस करता है। तो भारतीय संविधान में पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अधिकार प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत में महिलाओं के उचित विकास के लिए कई प्रकार के संवैधानिक और विधिक प्रावधान किए गए हैं। उसमें हम संवैधानिक प्रावधानों में देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी किसी भी मेल और फीमेल के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के आधार पे उनको अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 ये कहता है चाहे लिंग की जेंडर के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आर्टिकल 14 को ही विस्तारित कर रहा है आर्टिकल 15। साथ में आर्टिकल 15 क्लोज 3 क्या कह रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन राज्य बना सकता है। इसके लिए राज्य को एम्पावर किया गया है कि वह महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नियोजन में भी जेंडर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये वर्क महिला कर सकती है, ये वर्क पुरुष कर सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। तो लोक नियोजन में भी जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 क्या करता है। वो अधिकार ना व्यक्ति को प्राप्त है, वो नागरिक को प्राप्त है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल माने गए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी प्रकार आर्टिकल 21 क्या है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे मेल है वो चाहे फीमेल है, उसको प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी महिला की डिग्निटी का, यानी प्रत्येक महिला को जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसकी डिग्निटी के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आर्टिकल 23 और 24 क्या कह रहा है। आर्टिकल 23 और 24 ये कह रहा है स्त्री और पुरुष दोनों का ही शोषण नहीं किया जाएगा। उसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दिया गया है उसमें महिला भी शामिल है, यानी किसी भी महिला से ऐसा कोई वर्क नहीं कराया जाएगा जो उसकी डिग्निटी के विरुद्ध हो या उसके विरुद्ध शोषण करता हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 32 क्या है। रेमेडियल राइट है, जो कहता है कि फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। तो महिलाएं को भी ये अधिकार बराबर दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। आर्टिकल 39 ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष अगर समान प्रकार का समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी एक समान ही मिलना चाहिए। इसमें ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये मेल है इसको इतना वेतन मिले और ये फीमेल है तो इसको इतना वेतन मिले। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये राज्य पर ड्यूटी अधिरोपित की गई है कि वो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा।
आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि महिलाओं की प्रस्तुति सहायता हेतु व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रस्तुति सुविधा अधिनियम 1961 भी बनाया गया है। इसके साथ में ही आर्टिकल 517 यानी सॉरी आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 के 7 क्लोज में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी भारत में ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, यानी ऐसे जो कस्टम्स है जो महिलाओं की डिग्निटी या उनकी सम्मान के विरुद्ध हो उनका त्याग करना चाहिए। जैसे सती प्रथा थी, वो महिलाओं की सम्मान और गरिमा के विरुद्ध थी। ऐसे ही आर्टिकल 44 में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे बड़ा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से आज महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 332 में ये क्या 84 संविधान संशोधन किया गया जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न प्रकार के अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टर में, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं? हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले हम यूडीएचआर देखते हैं, यूनिफॉर्म यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि महिलाओं को दास नहीं बनाया जाएगा, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार, उन्हें इक्विटी राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, उन्हें परिवार बनाने का अधिकार है। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वैसे ही वहां पे ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं यूडीएचआर में कि महिलाओं को सशक्त एम्पावर करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। और ऐसे ही 2 कन्वेंशन हैं, एक तो है सिविल और राजनीतिक अधिकारों का कन्वेंशन और दूसरा है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का कन्वेंशन। इन दोनों ही कन्वेंशन में महिलाओं को ह्यूमन राइट दिए गए हैं ताकि वो उन ह्यूमन राइट्स को अप्लाई कर सके, उन्हें लागू भी करवा सके। यूडीएचआर में जो ह्यूमन राइट महिलाओं को दिए गए थे वो उसे लागू करवाने इन्फोर्स नहीं करवा सकती थी। तो इसलिए जो दोनों कन्वेंशन है, सिविल और पॉलिटिकल ह्यूमन राइट कन्वेंशन है और दूसरा है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संविधा यानी 1966, ये दोनों ही कन्वेंशन में महिलाओं को ऐसे ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं जिन्हें वो इन्फोर्स करवा सकती हैं। इसके साथ में ही महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे 4 सम्मेलन हुए, जिसमें चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1995 में बीजिंग में हुआ और जिससे महिला अधिकारों को सशक्त करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और महिला सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है या जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसमें कमी की जाए या उनको घटाया जा सके। इसी के साथ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने नारी के सम्मान की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाने के लिए प्रस्तावित सजेशन पारित किया। ठीक है, इसके साथ में भारत में अब देखते हैं कि महिलाओं के लिए और कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं जो महिलाओं को एम्पावर करते हैं या उन्हें सशक्त करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के विधिक लॉ बनाए गए हैं, विधिक अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न एक्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961, ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है या मांग करता है, दोनों को ही अपराध घोषित किया गया है तथा इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में सेक्शन 304 बी और
498 ए जोड़ी गई है। इसी के साथ में दहेज मृत्यु को 304 बी में बताया गया है और 498 ए में क्रूरता को डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है मृत्यु से पहले और उस मांग के कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी महिला की के प्रति क्रूरता की जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह दहेज मृत्यु में काउंट होता है। उसमें उसके पति के रिलेटिव नातेदार जो भी है वो सब इसमें शामिल माने जाते हैं। और ये उपधारणा की प्रेमचंद ये कर ली जाती है कि उन्होंने ही दहेज मृत्यु करने के लिए इन्हें उकसाया है या किसी प्रकार से इनके प्रति क्रूरता की है। सेकंड एक्ट देखते हैं हम कि अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम, यानी ये अधिनियम आईपीसी के ही सेक्शन 298 और 294 में महिलाओं के प्रति जो अश्लीलता संबंधी अपराधों के बारे में प्रावधान किया उससे संबंधित है। यानी किसी भी महिला के बारे में कोई अश्लील कमेंट नहीं किया जाएगा, उसका अश्लील फोटो नहीं बनाया जाएगा, फोटो क्लिक नहीं किया जाएगा या कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति करता है, ऐसा कोई ऑफेंस करता है, तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी भी महिला का अशिष्ट रूपण डायग्राम नहीं बनाया जाएगा, फोटो क्लिक नहीं कराया जाएगा और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2006। शारदा एक्ट था इससे पहले। बाल विवाह अधिनियम 1900 अवरोध अधिनियम 2006 है। इससे पहले शारदा अधिनियम था। शारदा अधिनियम 1929 का था, 1929 के था। उसमें अमेंडमेंट किया गया और शारदा अधिनियम में अमेंडमेंट करने के बाद में 1978 में उसमें व्यापक संशोधन अमेंडमेंट किया गया और विवाह की जो आयु थी उसको बढ़ा दिया गया। लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष की गई। यदि इससे कम की एज में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, 18 या 21 से कम की एज में अगर कोई शादी कर दी जाती है तो वह ऑफेंस करता है और उस ऑफेंस के लिए अभियुक्त को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी किसी भी महिला या किसी भी लेडी की 18 वर्ष से कम की आयु में शादी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है? ये सक्सेशन एक्ट है, जो अगर कोई हिंदू बिना वसीयत किए चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसने वसीयत नहीं की है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में जाती है। 2005 से पहले महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं था। सिर्फ पुत्र या उसके जो पौत्र हैं वही उसकी संपत्ति में हिस्सा हो सकता था। लेकिन 2005 के बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया सक्सेशन एक्ट में 1956 में, और सेक्शन 6 स्पेशली सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 ये प्रोविजन करता है, जो मिताक्षरा पद्धति से प्रॉपर्टी जाती थी पहले, उसको प्रोविजन को अब खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई पुरुष निर्वसित मृत्यु हो जाती है, उसने वसीयत नहीं की है, तो उसकी संपत्ति उसके पुत्र, पुत्रियों, उसकी विधवा और उसकी माँ, इन सब में बराबर हिस्सों में जाएगी। यानी अब एक बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार मानी जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये स्पेशल प्रोविजन कर दिया कि एक महिला अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने की बराबर की हकदार है अगर उसके पिता ने वसीयत नहीं की है। वह पुत्र के समान ही जन्म से ही उस संपत्ति में अधिकारी हो जाती है। जहां उसके पास संपत्ति संबंधी अधिकार जन्म से ही आ रहे हैं, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर पुत्र भरण पोषण नहीं कर रहा है माता पिता में से किसी का,
तो महिला जो पुत्री है, जो प्रॉपर्टी ले रही है, जो अधिकार तो ले रही है पर ड्यूटी अपनी पूरी नहीं करती है, तो वहां उसकी ड्यूटी भी पुरुष पुत्र के बराबर होगी। यानी एक बेटे और बेटी की समान जिम्मेदारी है। अगर वो समान रूप से अधिकार ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी समान रूप से आती है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था। 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 13 में सब क्लोज 2 जोड़ा ऐड किया गया। सेक्शन 13 सब क्लोज 2 ऐड किया गया। 13(1) में अपने सबको पता है कि पुरुष और महिला दोनों को डाइवोर्स लेने के ग्राउंड्स दिए गए हैं, लेकिन सेक्शन 13 सब क्लोज 2 में स्पेशली महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो है भी डाइवोर्स ले सकती है, विवाह विच्छेद उन 4 ग्राउंड्स के आधार पे वो विवाह विच्छेद कर सकती है। इस अधिनियम की सेक्शन 13(b) में म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स लेने का अधिकार। पहले हिंदू विधि में यही था कि महिला डाइवोर्स नहीं ले सकती थी, महिलाएं डाइवोर्स नहीं ले सकती थी, सिर्फ पुरुष या जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता था, विवाह विच्छेद करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 13(b) में म्यूचुअल कंसेंट से यानी हस्बैंड वाइफ मिल के पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। इसी एक्ट में यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के ही सेक्शन 24 और 25 दाम्पत्य विवाहों में यानी वाद जब चल रहा है, लिस्ट पेंडेंस है, शूट फाइल किया हुआ है और अभी तक डिस्पोज नहीं हुआ है, उस दौरान भी महिला मेंटेनेंस ले सकती है। और सेक्शन 25 में वो डिग्री आने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद में भी मेंटेनेंस ले सकती है। यानी 24 तो क्या कह रहा है कि जब तक केस चल रहा है, शूट फाइल किया हुआ है, डिस्पोज नहीं हुआ, उस दौरान वादकालीन मेंटेनेंस ले सकती है, वाद चल रहा है उस दौरान भरण पोषण ले सकती है। और 25 ये कह रहा है कि जब डाइवोर्स हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं, उसके बाद में वो मेंटेनेंस ले सकती है अगर वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है तो। यहाँ पे पर्याप्त साधन नहीं देखे जाएंगे। नियम हम सीआरपीसी में मेंटेनेंस में देखते हैं 125 में कि अगर पर्याप्त साधन है पति के पास तो मेंटेनेंस की मांग कर सकते, जबकि पर्सनल लॉ में ऐसा नहीं है। पति और पति के परिवार वालों के पास अगर पर्याप्त साधन नहीं भी है, फिर भी पत्नी की भरण पोषण करने की उसकी नैतिक मॉरल ड्यूटी है, वो उसका मेंटेनेंस करेगा। अगर वो मॉरल ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो महिला लीगल ड्यूटी यानी सीआरपीसी भी 125 में उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यह अधिनियम एक स्वस्थ महिला जो साउंड माइंड है और जो मेजर है यानी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, साउंड माइंड है और मेजर है, उसे प्रेम विवाह करने और अंतरजातीय विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो मेजर है और जो स्वस्थ है, अपने भला बुरा वो सोच सकता है। तो अगर कोई महिला अन्य किसी धर्म की पुरुष से विवाह करना चाहती है तो उनके द्वारा किए गए विवाह को वैलिड बनाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और अगर इस विवाह से उनके कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो बच्चे लीगल माने जाएंगे, धर्मज माने जाएंगे। और उनकी प्रॉपर्टी किस तरह जाएगी, फिर उत्तराधिकार में, सक्सेशन में कैसे जाएगी? फिर हिंदू उत्तराधिकार में अपन देखते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रॉपर्टी कैसे जाती है, दो हिंदू होने चाहिए भाई। जब हस्बैंड वाइफ दोनों हिंदू हैं तब उनकी प्रॉपर्टी उनके उत्तराधिकारियों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जाएगी। अब यहाँ मैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बात कर रही हूँ। अगर एक महिला हिंदू है और पुरुष किसी अन्य धर्म से है, कोई भी धर्म हो सकता है वो,
तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उनकी कैसे जाएगी? फिर सक्सेशन में कौन उत्तराधिकारी है, हकदार क्या, कौन से लॉ के तहत होंगे? मुसलमान अगर दोनों होते तो मुस्लिम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जाती, अगर ईसाई होते तो ईसाई लॉ के अकॉर्डिंग जाती। लेकिन यहाँ पे दो अलग धर्मों के, दो अलग रिलीजन के अगर व्यक्ति हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भारतीय इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जाएगी, यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उनकी प्रॉपर्टी जाएगी। यहाँ पर भी महिला, यानी जो बच्ची है, जो बेटी है, वो भी अपनी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो सकती है। नेक्स्ट अधिकार देखते हैं कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं महिलाओं को एम्पावर करने के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जो महिलाएं काम वर्किंग वुमेन्स हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनके डिलीवरी के टाइम और बच्चे की चाइल्ड केयर लीव देने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है। मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव के लिए प्रोविजन किया गया। मैटरनिटी लीव के लिए 180 दिन वेतन सहित उन्हें अवकाश दिया जाएगा। ऐसे ही चाइल्ड केयर लीव भी वेतन सहित दी जाती है एक बच्चे, दो बच्चों पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 का, 1948 का। इस अधिनियम में बच्चों व मातृत्व लाभ को ध्यान में रखते हुए जो महिला कर्मकार है, यानी जो वर्कर फीमेल हैं, अपने बच्चों को कारखाने में साथ ला सकती है और काम के प्राय घंटों में बार बार उन्हें फीडिंग कराने की व्यवस्था की गई है। और इसी प्रोविजन को अभी बजट में हमने ये देखा था कि जो महिलाओं की वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ में ला सकती है और उनके लिए वहां पर रहने की या काम के दौरान उनको केयर करने के लिए प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सती निषेध अधिनियम 1957 का। हमारे देश में सब पहले ये परंपरा थी कि अगर पति की डेथ हो जाती है तो उस पति की डेथ के साथ ही महिलाओं को सती कर दिया जाता था, जो कि अत्यंत दयनीय स्थिति थी। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। इस कुप्रथा को रोक लगाने के लिए हमारे देश में सती निषेध अधिनियम लागू किया गया और जो लोग सती बनने या उसको वहां उस चिता पे सती होने के लिए उकसाते थे, उनको मृत्यु के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए दंडित करने का प्रोविजन किया गया कि नहीं, आपको तो आपके पति के साथ ही सती होना पड़ेगा। अगर कोई लोग ऐसा उकसाते थे, अमेंडमेंट करते थे, तो उन्हें उनके लिए भी पनिशमेंट दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वेश्यावृत्ति निवारण संशोधित अधिनियम 1986। देह व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है आरक्षित पद। शायद मैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजंस में ये बताना भूल गई थी। संविधान में 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं ताकि महिलाओं का भी शासन में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम गर्भ धारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध पीसीपीएनडीटी एक्ट। ये अधिनियम गर्भ धारण करने से पूर्व और उसके पश्चात जेंडर चयन के लिए प्रतिषेध करता है, उसकी जांच कराने के लिए मना करता है। क्यों करता है? ताकि जो इस फीमेल जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उनके वध या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया है। और यदि कोई गर्भ धारण से पूर्व या उसके पश्चात प्रसव पूर्व से पहले अगर कोई ऐसी जांच कराता है जेंडर की, तो वह अपराध करता है और उसके लिए पनिशमेंट पीसीपीएनडीटी एक्ट में बता दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट अधिनियम। फैमिली कोर्ट नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं, हम देखते हैं सिविल मैटर के कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं और एक रेवेन्यू कोर्ट होते हैं। सिविल मैटर वाले या सिविल जो न्यायालय हैं, बहुत मामले होते हैं उनमें, तो पारिवारिक मामले यानी जो सभी लोग ना सुन सके, या फैमिली कोर्ट इसलिए बनाए गए हैं कि फैमिली से रिलेटेड जो मामले हैं उनमें सुलह करवाने, उनका शीघ्र निपटारा करने के लिए परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं, फैमिली कोर्ट स्थापित किए गए हैं। सीपीसी में अपन देखते हैं ऑर्डर 32 का रूल 1, ऑर्डर 32A, जिसमें कुटुंब से संबंधित जो भी मामले होते हैं, यानी जो महिलाओं की डिग्निटी से रिलेटेड है, अगर कोई महिला मैरिज डाइवोर्स चाह रही है, मेंटेनेंस चाह रही है, किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए है या किसी कस्टडी के लिए है, तो वो मामले कैमरा प्रोसीडिंग में होते हैं, खुले न्यायालय में नहीं सुने जाते हैं। क्यों सुने जाते हैं नहीं है? ताकि वो महिलाओं और उन बच्चों को हिचक ना हो या उनके अधिकारों, उनकी डिग्निटी को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए वो कैमरा प्रोसीडिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवाओं के विवाह से संबंधित सभी, पहले क्या है, अगर कोई महिला विडो हो जाती थी तो उन्हें दोबारा शादी रीमैरिज करने का अधिकार नहीं था, और अगर कोई करती थी तो उन्हें गलत माना जाता था। तो ये अधिनियम ऐसी विडो जो विधवा हो चुकी हैं और उनके पुनर्विवाह करने के लिए ये अधिनियम आया कि अगर कोई पुनर्विवाह करना चाहती है विडो, तो वो कर सकती है और वो लीगल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके नैतिक आचरण और लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ये एक्ट लाया गया कि समाज में अनैतिकता ना फैले। नेक्स्ट देखते हैं हम कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण करने के लिए पारित किया गया कि महिलाओं के प्रति घर में घरेलू हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा ना हो। घरेलू हिंसा को 4 पार्टों में बांटा गया, 4 हिस्सों में वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस शारीरिक हिंसा ना हो, हिंसा ना हो, मानसिक हिंसा ना हो, आर्थिक हिंसा ना हो, या उनके प्रति किसी भी प्रकार की आर्थिक हिंसा ना हो। कोई व्यक्ति अगर किसी महिला को घर में कोई पुरुष के बदले पुरुष भी अगर तेज आवाज में बोले ना कि खाना लेके आओ, तो वो भी ऑफेंस है। अगर आप खाना खा के थाली पटक देते हो कि नहीं, खाना अच्छा नहीं बना, तो ये भी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। और अगर कोई सास महिला को कहे आपके बच्चा नहीं होता या लड़का नहीं होता, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें पहले सिर्फ पति शामिल था, अब पति, सास ससुर यानी पति से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार है, जो संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, यानी शेयर होल्डर है, किसी भी संयुक्त फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और प्रत्येक शब्द को विस्तारित कर दिया गया कि सिर्फ पति ही नहीं, पति के जो रिलेटिव है वो सब इसमें शामिल माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधिनियम 1939। मुस्लिम महिलाओं को डाइवोर्स लेने का कहीं पे अधिकार नहीं दिया गया था। सिर्फ तलाक देने की पावर किसको दे दी गई थी? मुस्लिम पति के पास थी, जो कि अनियंत्रित थी, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ट्रिपल तलाक था, सबसे बड़ा ट्रिपल तलाक था, जिसे तलाकुल बिद्दत भी कहते हैं, तलाकुल बैन भी कहते हैं। महिलाओं को अगर वो पति से अलग होना चाहती थी तो मुस्लिम महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो मुस्लिम महिला
को एम्पावर करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह विघटन अधिनियम 1939 एक्ट पारित किया गया और इसमें सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स दिए गए जिनके आधार पे मुस्लिम महिला अपने पति से विवाह विच्छेद करवा सकती है कोर्ट के द्वारा। वो 9 ग्राउंड्स क्या हैं? अगर पति 4 साल से लापता है, 7 साल से लापता है, या पति को 4 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए कोई कारावास हो गया है, जेल हो गया है, सिद्ध दोष होना जरूरी है। यहाँ पे अगर चल रहा है मामला, ट्रायल चल रही है तो नहीं, सिद्ध दोष होना जरूरी है। या पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या पति अपनी जो ड्यूटी वो नहीं निभा रहा, या पति क्रुएल्टी करता है, या ऑप्शन ऑफ प्रोबेटी। ये 9 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पे मुस्लिम महिला कोर्ट के द्वारा पति से डाइवोर्स ले सकती है, विवाह विच्छेद करवा सकती है। यहाँ मैं तलाक शब्द का यूज नहीं कर रही हूँ, डाइवोर्स शब्द का यूज कर रही हूँ। तलाक देने का अधिकार सिर्फ पति को दिया गया था, और अब जो ट्रिपल तलाक पति देता था, ट्रिपल तलाक जो पति देता था उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पति ट्रिपल तलाक दे रहा है तो वहां पर पति क्या कर रहा है? एक ऑफेंस कर रहा है और उसको सजा दी जा सकती है। सजा दी जा सकती है, 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, और 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण 1986। इस अधिनियम में या इस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं जिन्हें उनके पति या उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है, या जिन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया, या तो दे दिया है या तलाक ले लिया है, तो वहां पर मुस्लिम महिला जब तक दोबारा शादी ना करे, रीमैरिज नहीं करे, तो वो अपने पति से एक तो मेहर तो प्राप्त करेगी ही करेगी, अगर मुवज्जिल मेहर है तो वो मेहर प्राप्त करेगी, इसके साथ साथ में ही वो मेंटेनेंस भी प्राप्त करेगी। प्रोविजन तो ये किया गया कि वो सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण या मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती, परंतु डैनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ 2002 के केस में ये प्रोविजन कर दिया गया कि इद्दत की अवधि में ही इतना मेंटेनेंस, सफिशिएंट मेंटेनेंस की राशि दे दी जानी चाहिए, ताकि जब तक अगर वो रीमैरिज ना करे, दोबारा शादी नहीं करे, तब तक उसको भरण पोषण दिया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय आईपीसी में कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं जो महिलाओं को के विरुद्ध किसी भी अपराध को निवारण करने के लिए बताते हैं। सबसे पहले 498, जो पति या पति के नातेदार महिला के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता करते हैं, क्रूरता करते हैं, तो उन्हें 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। महिलाओं के सम्मान या उनकी लज्जा को भंग करने वाले ऑफेंस कौन कौन से हैं? आईपीसी में 354 में ये प्रावधान किया गया, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से कोई कार्य कर रहा है तो वो 1 वर्ष से कम की नहीं लेकिन 5 वर्ष तक का कारावास उसको दिया जा सकता है। ऐसे 354 ए बी सी डी में प्रोविजन किया गया है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है, स्टॉकिंग की बात करता है, यानी महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 354 ABCD 4 प्रोविजन किए गए हैं। इसके साथ में ही 509 सेक्शन 509 में ये बात कहेगी कि कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा अंग विक्षेप या कोई ऐसा कार्य करता है जो महिलाओं की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई कार्य करेगा, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जैसे सड़क पे चल रहा है और अगर कोई पुरुष किसी महिला का दुपट्टे के हाथ लगाता है या गाना गाता है या सीटी मारना, तो ये सब
सॉरी, वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आईपीसी में बताया गया है कि सेक्शन 509 क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जो महिलाओं के अधिकारों को या महिलाओं की डिग्निटी को खत्म करने के लिए उनका कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, 3 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यौन अपराध से संबंधित। आईपीसी में सेक्शन 375 और 376 रेप से संबंधित है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो वो दंडित किया जा सकता है। 375 और 76 में एबीसीडी जोड़ दिए गए हैं जो बताते हैं कि महिलाएं के विरुद्ध अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जो महिलाओं के रेप या अन्य किसी प्रकार का करता है तो वो उसे दंडित किया जा सकता है। जो अंतिम सांस तक, यानी महिलाओं की जब विरुद्ध अपराध करने वाला अंतिम सांस तक उसे दंडित किया जा सकेगा। इसके साथ में ही हम देखते हैं हिंदू अव्यवस्था और संरक्षक अधिनियम। ये अधिनियम यानी जो अव्यवस्था और संरक्षकता का अधिनियम 1956 है। इस अधिनियम के सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि कोई अवयस्क लड़का, अविवाहित लड़की अपनी माता की कस्टडी में रह सकेंगे जब तक कि उनकी 5 वर्ष की आयु ना हो जाए। यानी अगर कोई बच्चा है, लड़का है तो अवयस्क और लड़की है तो जब तक वो अविवाहित रहते हैं तब तक अपनी माँ की कस्टडी में रहेंगे जब तक कि उनकी उनकी आयु 5 वर्ष की नहीं हो जाती। मुस्लिम विधि में भी ऐसा ही प्रोविजन किया गया है कि मुस्लिम विधि में गार्जियन हमेशा फादर या ग्रैंडफादर ही हो सकते हैं। माँ, मदर कभी भी गार्जियन नहीं हो सकती, सिर्फ कस्टडी ले सकती। वो भी कब ले सकती है? सुन्नी में है, अगर सुन्नी मुसलमान है तो 2 वर्ष तक का लड़का और 7 वर्ष तक की लड़की की कस्टडी उसकी माँ ले सकती है, मदर ले सकती है। और अगर शिया है तो 7 वर्ष तक का लड़का और जब तक अनमैरिड रहती है लड़की, अविवाहित रहती है, तब तक उसकी कस्टडी उसकी माँ ले सकती है। मुस्लिम विधि में ये जो कस्टडी का राइट है इसको हम हिजानत का राइट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये हिजानत होता क्या है। ठीक है, इसके साथ में ही हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार को रोक लगाने के लिए एक्ट बना गया 1956। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की गरिमाओं को खंडित करने के लिए व्यापारिक रूप से उनका खरीद फरोख्त करता है तो उसे 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति SC/ST की महिलाओं का अनादर करता है, लज्जा भंग करने के उद्देश्य से कोई हमला करता है या लैंगिक शोषण करता है या मांग करता है तो उसे इस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। प्रत्येक महिला को अपनी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ में ही हम देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 में हमने देखा स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। उसी एक्ट अनुच्छेद को आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट बना गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इस अधिनियम में ये कहा गया कि स्त्री और पुरुष श्रमिक को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर जो रोजगार कर रहे हैं उनकी आयु और शक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 और 42 क्या कह रहा है? काम पाने का अधिकार है, काम पाने का, प्लस काम के साथ साथ वो काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित अवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम पा रहा है और वो उसकी न्यायोचित नहीं है, गलत वर्क हो, चाहे उसकी शारीरिक चाहे मानसिक रूप से उसके प्रति अपराध हो रहा है या किसी प्रकार से उसकी गरिमा को हनन कर रहा है तो ऐसा काम नहीं करना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन किया गया है।
ये अनिवार्य शिक्षा एक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी भी के रूप में भी दी गई है। 51 एक में 11वीं या 11 जो ड्यूटी अधिरोपित की गई वो ये कह रही है कि माता पिता, संरक्षक, नैसर्गिक गार्जियन, नेचुरल गार्जियन एंड जो गार्जियन के साथ साथ में जो कस्टडी रखने वाले जो गार्जियंस हैं, उन पे ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निशुल्क आरटीआई के तहत शिक्षा प्रदान करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये विभिन्न अधिकार दिए गए थे जो महिलाओं को एम्पावर करते हैं। ह्यूमन राइट्स और विमेन्स राइट में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन राइट्स हम देखते हैं कि यूडीएचआर में और दोनों कन्वेंशंस में और समय समय पे जो अलग अलग कन्वेंशन होते हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, जिनोसाइड के लिए अलग अलग कन्वेंशन होते हैं, उन अधिकारों के लिए मांग की जाती है। ह्यूमन राइट क्या होते हैं? ह्यूमन राइट प्रत्येक व्यक्ति को मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। और विमेन्स राइट जो जेंडर के आधार पे महिलाओं को एम्पावर करने के लिए अलग से प्रोविजन किया गया है, वो विमेन्स राइट होते हैं। और विमेन्स राइट को एम्पावर करने या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम, एक्ट बनाए गए हैं, जो हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम तो बना दिए गए, क्या इन्हें इन्फोर्स किया जा रहा है? क्या आज महिलाओं के प्रति कोई अपराध नहीं हो रहा है? हो रहा है। महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध आज भी हो रहे हैं। इन अपराधों को रोकथाम करने के लिए सबसे पहले इनकी रोकथाम हम हमारे घर से शुरुआत कर सकते हैं। हमें घर में ऐसे संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए कि स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की दोनों समान हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आज के भी हम देखते हैं गाँवों में कई जगह ऐसे हैं कि लड़के को तो पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में और लड़कियों को पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, और पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, नहीं भी पढ़ाते। तो हमें संस्कार घर में अपने बच्चों में ऐसे दिए जाने चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ में ही जो महिलाओं के प्रति अगर कोई भी प्रकार का ऑफेंस किया जा रहा है तो उन्हें रोकने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए स्टिक प्रोविजन किए जाने चाहिए, पनिशमेंट स्टिक किया जाना चाहिए। साथ में ही बच्चों को जागृत किया जाना चाहिए। स्कूल एजुकेशन में वो एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, वो एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। और वहां पर हमें ये लॉ का नॉलेज, ज्ञान देना बहुत जरूरी। स्कूल टाइम से ही 11th-12th में हमें ये लॉ से रिलेटेड, यानी महिलाओं को और महिलाओं बच्चों को ये अधिकार बताए जाने, उनके अधिकार बताए जाने। आज हमारे समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ पढ़े लिखे 10% लोगों को नॉलेज होने से नॉलेज नहीं होता। सभी लोगों को 11th-12th के में कंपल्सरी रूप से कर दिया जाना चाहिए कि विमेन्स राइट के बारे में, या फीमेल्स के ये अधिकार है। ऐसे कई लॉज हैं जो कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में 11th-12th में हमें उसको ऐड करना चाहिए, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान हो। हाँ, अधिकारों के बारे में ज्ञान हो, इसके साथ में उनका मिसयूज ना करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। लिटरली ये जो सेशन है, इट वाज फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड वैल्यूएबल नॉलेज। एंड अगर किसी की भी कोई क्वेरीज है या क्वेश्चन है, वो प्लीज अपने चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ लीजिए।
हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बताएं। मैम, ये शारदा एक्ट 78 हो गया, ये चेंज हुआ है 15 ईयर से 18 वर्ष हो गया। लेकिन ये 90 में फिर चेंज हुआ, ये 21 लड़की के लिए और 21 बॉयज के लिए। ये इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैम सोसाइटी में? इसका क्या बेनिफिट होगा? जो लड़कियों के एज बढ़ा दिया गया है शादी के लिए 21 कर दिया गया है। एज बढ़ाने का मतलब ये है कि मेजर हो गई तो, और मेजर होने के साथ में वो अपने डिसीजन सही तरीके से ले सके, और उसकी जो फिजिकल कंडीशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि कई बार क्या है, 18 वर्ष तो सही नहीं रहता। फिजिकल के रूप से उसको एम्पावर करने या महिलाओं को सशक्त करने के लिए 21 वर्ष या थैंक यू मैम। ठीक। Anyone else? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो इतना एम्पावरमेंट, मेन एम्पावरमेंट भी तो जरूरी है। मेन एम्पावरमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। भारत वैसे ही पितृसत्तात्मक वाला देश है। विमेन एम्पावरमेंट करनी जरूरी है, पहले बराबर आ जाए फिर करेंगे। पीछे अगर रह जाते हैं तो कर देंगे। और किसी को अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी। एम आई ऑडिबल? मुझे ये पूछना था कि मैम अभी जो आपने जितने वो सारे कहीं ना कहीं हमने बुक्स में पढ़े हुए हैं, तो मैं कुछ ऐसे लॉज जानना चाहती हूँ जो अभी रिसेंटली आए हैं न्यूज़ में या जो हमें ना पता हो। वो विस्तार से और कभी बताऊंगी मैं। ये सारा अभी तो नहीं बता सकती, रिसेंट वाले। ओके। Okay, so now I would like to invite Ms. Sakshi Sharma, the founder of Legal Vidya, to propose vote of thanks. Please, Sakshi. Thank you so much, Shrishti, for giving me this opportunity. First of all, I'd like to thank Malika ma'am, जिन्होंने अपना time निकाला and she was able to join us today for this wonderful session. Thank you so much, ma'am. And I'll also like to thank all the participants who have joined this session. And I hope कि आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस session में. And thank you so much, Shrishti, for hosting this session. एंड मैम वी होप कि हम हमारा आपसे इंटरेक्शन आगे भी बना रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Also, feedback form has already provided in the chat box, so kindly fill the same for receiving the certificates. And you can leave now.